नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी इजराइल के बारूदी इंतकाम की, गाजा से लेकर बेरूत तक तबाही के अंजाम की। एक साल पहले आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इसी के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन बदला। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। एक साल से लेकर अब तक यानी वो दिन और आज का दिन, इजराइल गाजा पर करीब 85,000 टन बारूद बरसा चुका है। जी हाँ, 85,000 टन बारूद। हमास के कई टॉप कमांडर को वो मार चुका है और पूरा गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस दौरान इजराइल के रास्ते में जो आया उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ा। हमास की मदद के लिए हिजबुल्लाह खड़ा हुआ तो इजराइल ने उसे भी घुटने पर ला दिया। गाजा की तरह बेरूत को भी खंडहर बना दिया। अब ईरान ने भी इजराइल पर सीधा हमला कर दिया है। तो क्या अब तेहरान का भी नंबर आ गया है? इजराइल अब ईरान पर हमले के बाद कह रहा है उसके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस डिपो, पावर प्लांट को तबाह करने का प्लान बन रहा है। तेल अवीव से मिलिट्री बेस में ईरान की राजधानी तेहरान के कई अहम साइट्स को टारगेट करने की प्लानिंग चल रही है। तो क्या अब इजराइल गाजा और बेरूत के बाद तेहरान को भी खंडहर बनाने जा रहा है? सवाल बड़ा है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। ईरान से इजराइल बदला कैसे लेगा? पिछले साल 7 अक्टूबर से लेकर आज यानी साल 2024 के 7 अक्टूबर तक गाजा कितना तबाह हुआ है उसकी एक एक डिटेल, एक एक तस्वीर आपके सामने रखूंगी। लेकिन पहले मौजूदा हालात आप जान लीजिए। हमास के साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर इस तारीख को हमला किया था। ऐसे में हमास को निपटाने के बाद इजराइल ईरान से पहले हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करना चाहता है और वो कर रहा है। लेबनान में इजराइल ने हवाई हमले अपने तेज कर दिए हैं। बेरूत में जहां जहां हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इजराइल उसे तबाह करता जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके आसपास दाहिया में भी आईडीएफ ने बड़ा हवाई हमला किया। दाहिया को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने 24 घंटे के अंदर अंदर लेबनान में 30 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि इजराइल की लेबनान पर यह एयर स्ट्राइक अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है। एक के बाद एक हो रहे धमाके और धमाकों से उठता हुआ ये गुबार ये इशारा करता है कि इजराइल आखिर चाहता क्या है। लेबनान की तस्वीरें कहानी बयां कर रही है। पिछले साल 7 अक्टूबर को बदला लेने के लिए जैसे ही इजराइल ने हमास के खिलाफ एक्शन शुरू किया, साउथ लेबनान की तरफ से इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक कर दिए। इजराइल ने बार बार वार्निंग दी, लेकिन ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह नहीं माना। इसके बाद सितंबर में इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह पर मेजर अटैक किया और फिर उसके F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट ने बेरूत में तबाही मचा दी। هيدا المبنى حد الجولدن بلازا هي على طريق المطار حطت الايتام। तबाही ऐसी थी कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह समेत उसके बड़े बड़े कमांडर्स को इसमें मार गिराया गया। इजरायली फौज बिना रुके बिना थके लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबार्डिंग कर रही है।
هيدا المبنى حد الجولدن بلازا هي على طريق المطار बेरूत के पास दाहिया में भी इजराइल की फौज बम बरसा रही है। लगातार हिजबुल्लाह के अड्डों को तबाह करती जा रही है। दाहिया को हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। यहां उसके कई बड़े हथियार गोदाम और ऑफिसेज हैं। इजरायली फोर्स चुन चुनकर उन्हीं को टारगेट कर रही है। 7 अक्टूबर अटैक की बरसी पर इजराइल ने वो रूप दिखाया जिसने पूरे लेबनान को दहला दिया। हिजबुल्लाह के बचने का कोई भी स्कोप नहीं बाकी रहा। जहां जहां उसकी मौजूदगी का इनपुट मिलता रहा, वहां वहां इजराइल बम बरसाता रहा। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है वो लेबनान के यारोन की तस्वीर है। इजरायली फोर्स ने यारोन की एक मस्जिद को भी एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया। इजराइल का कहना यह है कि मस्जिद में दरअसल हिजबुल्लाह के लोग छिपे हुए थे और इसलिए इसे उड़ा दिया। इजराइल इस वक्त एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध चल रहा है। ऊपर से इराक से भी अब अटैक हो रहा है। सीरिया में ईरान के प्रॉक्सी गुट भी रॉकेट और ड्रोन दाग रहे हैं। यमन के हूती भी इजराइल पर मिसाइल मार रहे हैं। जब से हमास के साथ उसका युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक उसके ऊपर 26,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे जा चुके हैं। गाजा की तरफ से एक साल में 13,200 रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल फायर हुए हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने अब तक 12,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इजराइल में गिराए हैं। ईरान भी 2 बार इजराइल पर सीधा सीधा हमला कर चुका है, यानी कि अब तक करीब 400 मिसाइलें वो दाग चुका है। तो वहीं यमन में उनका प्रॉक्सी हूती 180 और सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से 60 लॉन्च किए जा चुके हैं। लेकिन इजराइल सबको जवाब दे रहा है। एक साथ वो कई फ्रंट पर ये जंग लड़ रहा है। वो सीरिया पर बमबारी कर रहा है, यमन पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, ईरान से बदला लेने के बाद पहले ही कर चुका है और गाजा को तो इजराइल पूरी तरह से खंडहर बना चुका है और उसका फोकस हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए इजराइल गाजा की तरह ही बेरूत को भी खंडहर बनाने पर आमादा है। ये कुछ ताज़ा तस्वीरें आप देखिए। ये बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक की लेटेस्ट तस्वीर है। इजराइल के हवाई हमले से पूरा शहर धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी आबादी वाला शहर है जहां पर ये एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। बेरूत जहां पर आईडीएफ ने हवाई हमला किया। वहीं हवाई हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नॉर्थ इजराइल के मिलिट्री बेस पहुंचे। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करके ही रहेगी।
मैं यहाँ उत्तरी सीमा पर आईडीएफ सैनिकों के साथ हूँ। यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर सीमा पार उनके साथी हैं जो हमारे समुदायों पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह द्वारा तैयार किए गए आतंकवादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। 1 साल पहले हमें एक भयानक झटका लगा था। पिछले 12 महीनों में हम वास्तविकता को पूरी तरह से बदल रहे हैं। आपने हमारे शत्रुओं पर जो प्रहार किया है उससे पूरी दुनिया चकित है और मैं आपको सलाम करता हूं और आपसे कहता हूं, आप विजय की पीढ़ी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमास पूरी तरह खत्म हो गया है। हमास की तरफ से आज भी इजराइल में रॉकेट दागे जा रहे हैं। 7 अक्टूबर की बरसी के मौके पर हमास ने एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट अटैक किया। रॉकेट अटैक के बाद गाजा के आसपास वाले इजरायली इलाकों में सायरन बज रहा है। आईडीएफ के मुताबिक पिछले साल 7 अक्टूबर को ठीक इसी समय हमास ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया था और अब 1 साल बाद ठीक उसी वक्त पर इजराइल एक बार फिर हमास में रॉकेट दाग रहा है। वहीं इजरायली फोर्स हमास के हमले का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है। गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। ये 7 अक्टूबर 2023 का इंतकाम है जो 1 साल के बाद भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। गाजा शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहां के रिहाइश तकरीबन तबाह हो चुकी है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हमले की बरसी पर इजरायली फोर्स ने गाजा पर बड़ा हमला किया। सेंट्रल गाजा इजराइल के एयर स्ट्राइक तबाही मचा दी। बताया जा रहा है कि इस हमले में 19 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा के अल जावेदा इलाके में भी एयर स्ट्राइक की है जिसमें एक स्कूल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। फिलिस्तीन का कहना है कि स्कूल में सिविलियंस थे, जबकि आईडीएफ का कहना यह है कि यहाँ पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे। आप सुनिए इस तरह लोगों की चीख पुकार। يا الله يا الله تعال تعال معلش عبد الله معلش ايش مالك عبد الله انا ودني جاي تشعني قوم 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इजराइल इतना भयानक बदला लेगा। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजरायली एक्शन में गाजा के अंदर 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। 97,000 से ज्यादा घायल हैं और 19 लाख से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। इजराइल के बदले की कार्रवाई में वेस्ट बैंक में सबसे ज्यादा तबाही हुई। 742 लोगों की मौत हो गई। 6,000 से ज्यादा घायल हो गए। 11,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। शहर का शहर तबाह हो चुका है। आज इजराइल ने उन हथियारों की, उन मोटरसाइकिल और उन कार की नुमाइश भी की जिन्हें लेकर पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी गाजा में दाखिल हुए थे। इन्हीं हथियारों से उन्होंने कत्लेआम मचाया था। इस दौरान हमास के 1609 आतंकी इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मारे गए थे, जबकि 200 से ज्यादा पकड़े गए थे। वैसे इजराइल को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। अब तक इस जंग में 929 आम नागरिक जान गंवा चुके हैं। गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन में 800 से ज्यादा सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। 13,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया। इनमें से पिछले साल नवंबर में 105 हॉस्टेजेस को छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी करीब 100 बंधक उनके कब्जे में हैं। और जब तक ये बंधक इसी तरह बंधक बने रहेंगे तब तक ये जंग भी रुकेगी, ये लड़ाई रुकेगी, ये कत्लेआम रुकेगा, ऐसा नजर नहीं आता। इस हमले का बदला इजराइल ने इतना भयानक लिया कि दुनिया दहल गई। पूरे गाजा को इजराइल ने खंडहर बनाकर रख दिया। अपने नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़ाने के लिए उसने पूरा गाजा तबाह कर दिया है। कैसे आप ये दो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाएं।
एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 की तारीख, जब गाजा की तस्वीर कुछ और थी। तब वहां पे इमारतें थी, दुकानें थी, बस्ती बसी हुई थी, कारें घूम रही है सड़क पर। अब आज की तस्वीर देखिए, पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, खंडहर बन चुका है। ना कोई रिहाइश बची, ना कोई बस्ती बची, ना लोग बचे, ना बाजार बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। बर्बादी ही बर्बादी है। एक साल के अंदर अंदर इजराइल ने हमास के ज्यादातर टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। अलग अलग जगह पर उनको ढेर किया गया। सबसे बड़ा नाम इस्माइल हानिया का, जो कि हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ था। 31 जुलाई यानी इसी साल 2024 को तेहरान में इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया गया। अगला नाम सालेह अल अरोरी, जो कि मिलिट्री विंग का संस्थापक कमांडर है। 2 जनवरी 2024 को बेरूत में मारा गया। इस वक्त भी इजराइल बेरूत शहर में कितनी हवाई हमले कर रहा है, उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। मरवान इस्सा, जो कि मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड का कमांडर है, 10 मार्च 2024 में गाजा में इसे ढेर कर दिया इजराइल ने। तो मोहम्मद डेफ, हमास के मिलिटेंट विंग का चीफ, इजराइल का दावा यह है कि एयर स्ट्राइक में मोहम्मद डेफ भी मारा जा चुका है। इसके अलावा याहिया सिनवार की बात करें, जो कि हमास का आखिरी टॉप लीडर, सबसे बड़ा चेहरा, जल्द याहिया का नंबर आएगा, ऐसा इजराइल दावा करता है। इस पूरी जंग में इजराइल ने अपने 800 से ज्यादा जवान खोए हैं। इजराइल के ऊपर 26,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें ज्यादातर आसमान में ही खत्म कर दिए गए। हमास के करीब 17,000 आतंकी गाजा में, जी हां, 800 लेबनान में मारे गए। इजराइल ने गाजा पट्टी से 4700 सुरंगों को खत्म कर दिया है। ये देखिए नंबर, 4700 सुरंग यानी 4700 सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। 17,000 से ज्यादा ढेर किए जा चुके हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के 40,300 ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के 11,000 अड्डे भी तबाह किए हैं। यानी कि अगर इजराइल के दुश्मन एक बार करते हैं, इजराइल उसका जवाब 100 से देता है। इसलिए तबाही उसके दुश्मनों के घरों में ज्यादा हो रही है। जो नुकसान है, जो खूनी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसका एक एक अपडेट, एक एक डिटेल हमने आपके सामने रखी। गाजा में हमास की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है। उसके 450 से ज्यादा लड़ाकों को वो मार चुका है। बड़े बड़े कमांडर ढेर हो चुके हैं। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करता जा रहा है इजराइल। रॉकेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, हर तरीके से जहां तक इजराइल वार कर सकता है वो वहां तक कर रहा है। जब वो पेजर को एक बॉम्ब बना सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता। जब वो वॉकी टॉकी को बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता। और यही इजराइल इस वक्त पूरी दुनिया को दिखा रहा है। फिर चाहे वो बेरूत में हवाई हमला हो या फिर लेबनान में आप देख रहे हैं किस तरीके से पेजर बम से हमला किया गया। एक तरफ जहां बेरूत समेत पूरे लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है, तो दूसरी तरफ साउथ लेबनान में उसकी ग्राउंड फोर्स हिजबुल्लाह के सामने लड़ाई लड़ रही है। ये आमने सामने की लड़ाई है। एक एक करके उसके बेस को कैप्चर करके उन्हें नष्ट किया जा रहा है। RPG 29, עוד ארגזים נוספים עם RPG ועוד ארגזים שמה ועוד מלא אמל"ח. שלום לכולם, ניתן לראות פה ג'יפ עם אמצעי לחימה רבים, נשקים, RPG, קסדות, מדים, תותח על הג'יפ. רואים משקי צלפים. पिछले 20 दिन के अंदर इजरायली आर्मी और एयरफोर्स हिजबुल्लाह की 11,000 अड्डे बर्बाद कर चुका है, तबाह कर चुका है। सोचिए जरा कितने 11,000 अड्डे वो बर्बाद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को साफ कर चुका है। अब वो टॉप लीडरशिप कौन है?
वो आपके सामने है। सबसे पहले बात करें इब्राहिम अकील, जो कि रदवान फोर्स का चीफ है, वो मारा जा चुका है। फवाद शकूर, जो कि वरिष्ठ कमांडर है हिजबुल्लाह का, वो मारा जा चुका है। अली कराकी, साउथ फ्रंट का कमांडर, वो मारा जा चुका है। हाशिम सैफुद्दीन, जो कि नया चीफ है, इजराइल ये दावा कर रहा है कि जो लेटेस्ट अटैक था उसमें वो भी मारा जा चुका है। विसम अल-काविल, रदवान फोर्स का कमांडर। तालिब शमी की बात करें, वो मारा जा चुका है। नासिर यूनिट का कमांडर मोहम्मद नासिर, अजीज यूनिट का कमांडर मारा जा चुका है। अबव ऑल हसन नसरल्लाह, जो कि इस पूरे संगठन का मुखिया था, उसे ढेर कर दिया, जिसके बाद ईरान में खुतबे पढ़े गए और इजराइल से बदला लेने की बात कही गई। उधर हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा के दक्षिणी इलाके में एक सैन्य अड्डे को मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया है। कुछ तस्वीरें हाइफा से। इजराइल के हमले के बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल में रॉकेट अटैक कर रहा है। ये तस्वीरें हिजबुल्लाह के इजराइल पर रॉकेट हमले की है। हिजबुल्लाह इजराइल के नॉर्दर्न इलाके में रॉकेट दाग रहा है। Panigar. Wow. Okay. Panigar. Wow. Okay. Wow. Okay. Panigar. इजराइल इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह को करीब करीब निपटा चुका है और उसका नेक्स्ट टारगेट ईरान है और उसके पीछे दो वजह है। पहली वजह, ईरान ने ही इजराइल के खिलाफ हमास से लेकर हिजबुल्लाह और हुती तक प्रॉक्सी संगठन खड़ा किया और दूसरा कारण यह है कि 2 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल अटैक किए। गाजा के हालात और लेबनान में तबाही देखकर ईरान को ये पता है कि इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का जवाब आज नहीं तो कल जरूर देगा। इस बीच ईरान के लिए नई टेंशन शुरू हो गई है। ईरानी कुड्स फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी के लापता होने की खबर आ रही है। उन्हें आखिरी बार हिजबुल्लाह के तेहरान ऑफिस में ही देखा गया था। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद से उनका पता नहीं मिल रहा है। इस्माइल कानी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का राइट हैंड माना जाता है। एयर स्ट्राइक में ईरान के सबसे ताकतवर नेता रहे कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इस्माइल कानी ने उनकी जगह ली थी। कुड्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ही इलाके में ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठनों को कंट्रोल करते हैं। इस्माइल कानी जिंदा है या मारे जा चुके हैं, किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी का संपर्क अब तक इस्माइल कानी से नहीं हो पा रहा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल बदला लेने के लिए आमादा है और वो उसकी तैयारी में जुटा हुआ है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू पर ही है। नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, हमले का बदला किस तरीके से लिया जाएगा, सब इजराइल की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। अगर इजराइल बदला लेता है तो ईरान में उसके टारगेट क्या क्या होंगे, उसकी डिटेल अब आपको देती हूं। इजराइल सबसे पहले तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसा सकता है। कहां कहां पर वो परमाणु
जितने ठिकाने हैं ईरान के, वहां पर बम बरसा सकता है। इसके बाद इजराइल के निशाने पर ईरान के यूरेनियम की खानें हैं। साथ ही इजराइल ईरान के रिसर्च रिएक्टर और सैन्य ठिकानों को भी तबाह करने का प्लान बना सकता है। इजराइल ने अगर ईरान पर हमला बोला तो खाक द्वीप पर तेल डिपो उसके मेन टारगेट में से एक होंगे, जहां से 95% तेल ईरान एक्सपोर्ट करता है। इससे पहले भी हूती विद्रोहियों की कमर तोड़ने के लिए इजराइल ने यमन में तेल डिपो को निशाना बनाया था, लेकिन ईरान भी इजराइल को भयानक जवाबी एक्शन देने की वार्निंग कर चुका है। ईरान ये कह चुका है कि अगर इजराइल ने कोई भी गलती की तो उसे इस बार बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इजराइल के हमले का ईरान किस तरह जवाब देगा, अब वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले इजराइल की कमर तोड़ने के लिए ईरान इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाएगा। ईरान के निशाने पर सबसे पहले नेवातिम, तेलनॉफ और हिजरिम और हज़ोर एयरबेस होंगे। हाफिया के नेवल और कार्गो पोर्ट को भी ईरान निशाना बना सकता है। और अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान भी इजराइल के डिमाना न्यूक्लियर सेंटर पर हमला बोल सकता है। हालांकि इजराइल इसे परमाणु हथियारों की मौजूदगी को अभी तक आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा ईरान के निशाने पर इजराइल के तेल डिपो, पावर प्लांट, गैस स्टेशन, ये तमाम ठिकाने भी हो सकते हैं। हमास के हमले की बरसी पर इजराइल ने गाजा पर तो एयर स्ट्राइक किया, जिसका कई देशों में विरोध भी हो रहा है, लेकिन बिहार में बंगले पर सियासत है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुर्सी छोड़ने के करीब 9 महीने के बाद डिप्टी सीएम वाला बंगला खाली कर दिया। अब इस बंगले में बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजयदशमी के दिन शिफ्ट होंगे। लेकिन तेजस्वी के बंगला छोड़ने के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया। आरोप यह लगाया जा रहा है कि सरकारी बंगले में से कई एसी, सोफा, यहां तक कि बेड गायब है। कई एसी गायब है। डिप्टी सीएम के लिए जब ये बंगला तैयार हो रहा था उस समय 48 एसी इसमें मौजूद थे, लेकिन अब कई एसी गायब हैं जब तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया है। हम इस वक्त डिप्टी सीएम के कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। ये आप जो चेयर देख रहे हैं, इसी कॉन्फ्रेंस रूम में डिप्टी सीएम मीटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कई एसी गायब है। यहाँ देखिए, ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, जो पानी निकलने की जगह होती है, जिससे यहाँ पर एसी था, लेकिन एसी गायब है। ठीक बाईं तरफ यहाँ देखिए, यहाँ भी जो आपको जगह छूटी हुई नज़र आ रही है, यहाँ भी एक एसी था और यहाँ से भी एसी गायब है। तो अलग अलग कमरों में इस तरह के कई एसी लगे हुए थे। हम आपको कॉन्फ्रेंस रूम से अब बाहर लिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो उनके कुछ स्टाफ जहाँ बैठते हैं, ये ठीक बगल में, यहाँ देखिए, यहाँ भी एक एसी लगा हुआ था, लेकिन एसी गायब है। और इसको देखकर ही समझा जा सकता है, जिस तरह के निशान नज़र आ रहे हैं, एक एसी तो है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब एसी यहाँ से हटाया गया है तो इसके निशान बता रहे हैं कि यहाँ से एसी हटाया गया है। ये स्टाफ के बैठने की जगह। अब इसके पीछे के हिस्से में चलते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर जहाँ बैठते हैं, ये वो जगह जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते थे। और यहाँ से देखिए कई एसी गायब हैं। ये देखिए, बिल्कुल देखकर आसानी से समझ सकता है कोई भी कि यहाँ एसी लगा हुआ था और अब एसी यहाँ से हटा लिया गया है। यहाँ देखिए, एक और एसी गायब। ये जगह, जब आप एसी लगाते हैं तो वहाँ पर जो उसके मार्क्स हैं, जो निशान हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ एसी था और इसे हटा लिया गया है। तो जाहिर है अब वो जगह, उसके निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से एसी हटा लिया गया है। तो डिप्टी सीएम के बंगले से कई चीज़ें ऐसी गायब हैं। एसी के अलावा कई सोफ़ा सेट, कई जो बेड थे काफ़ी महंगे, वो भी गायब हैं। ये कुर्सी जहाँ पर डिप्टी सीएम बैठकर लोगों से मिलते, बड़े बड़े फैसले लेते, और जो कोई उनसे मिलने आता था, ऐसे लोगों के लिए सामने एक सोफ़ा लगा हुआ था। इस जगह पर, चूँकि मैं कई बार पहले आ चुका हूँ, यहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ था, लेकिन यहाँ से सोफ़ा गायब है। अब इसी दफ्तर के पीछे के हिस्से में आप देखिए, यहाँ जो एक वॉशरूम है, इसमें एक कमोड है। ये कमोड टूटा हुआ है, अपनी जगह से हटा हुआ है। यहाँ देखिए, ये कमोड पहले इस जगह था, लेकिन अब यहाँ से हटा हुआ है और यहाँ से उसकी एक टोंटी भी गायब है। ये देखिए,
जहाँ पर टोटी थी वो गायब है। और इसी तरह कई दूसरे हिस्से में जो वॉशरूम में जो बेसिन है वो पूरी बेसिन ही गायब नज़र आ रही है। तो जाहिर है कि इस तरह की जो तस्वीर है वो यूपी में आपको याद होगा टोटी चोर की बात सामने आई थी और उसको लेकर सियासत भी खूब हुई थी। डिप्टी सीएम के बंगले का ये वो हिस्सा है जहां तेजस्वी यादव जनता दरबार का आयोजन करते थे और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। और इसी हॉल के अंदर एक हिस्से में काफ़ी पुराना सोफ़ा रखा हुआ है। अब ये सोफ़ा आप देखिए, इसको देखकर ऐसा लग रहा है ये मानो कई साल पुराना हो। हालांकि इस बंगले को बने हुए अभी ज़्यादा साल नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सोफ़ा नज़र आ रहा है इसको देखकर कोई भी समझ सकता है कि आखिर ये इतना पुराना सोफ़ा यहाँ कहाँ से आया। अब देखिए ये सोफ़े की क्या स्थिति है। यहाँ जब नया बंगला बना था तो सब कुछ नया नया था और सब कुछ काफ़ी महंगा, काफ़ी ऊंची क्वालिटी का। कई चीज़ें तो विदेश से आई थी और उस समय इसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी, इसको लेकर सियासत भी हुई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ही उस समय ये सब उन्होंने अपने मंत्री रहते ये सब किया था। सबसे पहले वही शख्स थे जो इस बंगले में रहे थे। बंगले के ऊपर के हिस्से में बेडरूम से हाइड्रोलिक बेड गायब है। अब नीचे के हिस्से में एक कमरे की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी एक हाइड्रोलिक बेड लगा हुआ था और उसके साथ लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई बेड मौजूद नहीं है। ये बेड के पीछे का हिस्सा, लेकिन यहाँ सामने जो बेड हुआ करता था वो बेड यहाँ नहीं है। इस बंगले में जो पहले डिप्टी सीएम रहे हैं उनसे जुड़े लोग जो यहाँ रह चुके हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर हाइड्रोलिक बेड हुआ करता था, लेकिन वो बेड अब है नहीं। और इसी तरह दीवारों पर कई लाइट्स लगी हुई थी। ये आपको जितने भी वायर नज़र आ रहे हैं इस तरह के ये सब में लाइट लगी हुई थी, लेकिन आप देखते जाइए यहाँ लगातार आप देखते जाएं, यहाँ कहीं भी लाइट नज़र नहीं आ रहा। और जो यहाँ कर्मचारी रह चुके हैं उनका कहना है कि सारी लाइटें गायब है और इसके अलावा कई जो सोफ़ा था वो भी नहीं है। डिप्टी सीएम के बंगले के अंदर एक बड़ा सा बैडमिंटन कोर्ट भी बना हुआ था। ये वही बैडमिंटन कोर्ट है जहाँ पर डिप्टी सीएम साहब बैडमिंटन खेला करते थे। और यहाँ आप देखिए, यहाँ एक एसी भी लगा हुआ था। ये कोई भी देखकर समझ सकता है यहाँ एसी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ एसी अभी नहीं है, गायब है। और यहाँ सामने के हिस्से में जहाँ पर बैडमिंटन खेलने की जगह है, यहाँ पर मैट बिछा हुआ था। यहाँ देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर की चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ मैट बिछा हुआ था, लेकिन इसे उखाड़ लिया गया है। ये पूरे हिस्से में यहाँ पर मैट था, लेकिन आप देखिए कहीं भी मैट नहीं है। और इसके अलावा और जो भी एसी इस कमरे में था वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, ये कॉर्क ये बता भी रहा है कि यहाँ पर बैडमिंटन खेला जा रहा था। यहाँ पीछे का हिस्सा देखिए, ये जिम है, लेकिन यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स थे जिम से जुड़े हुए वो सब नज़र नहीं आ रहे। ये कहना मुश्किल है कि तेजस्वी इसको अपने साथ ले गए या कहीं दूसरी जगह भी रखा हुआ है, लेकिन जो नए डिप्टी सीएम से जुड़े जो कर्मचारी हैं जो इस बंगले में पहले रह चुके हैं उनका कहना है कि जिम से जुड़ी हुई सारी चीज़ें भी गायब हैं।